आज की क्लास में पहले तो 5-7 सवाल करंट अफेयर्स का पढ़ेंगे और उसके बाद विविध की चर्चा करेंगे इधर उधर के प्रश्नों की। आज का पहला सवाल लिखा गया बोर्ड पर कि भारत की पहली भूतापीय बिजली विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। इस प्रश्न को समझने से पहले कुछ और बातें आप समझेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा मणिकरण झील। इतना विचार करिए मणिकरण झील कहाँ स्थित है। तो मणिकरण झील मैं ही बता दूं हिमाचल प्रदेश में स्थित है और मणिकरण झील ऐसी झील है जिस झील का पानी गर्म है, एक गर्म स्रोत है। ऐसे इसके अतिरिक्त भारत में और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पर गर्म पानी पाया जाता है। जिस प्रकार से आपने पढ़ रखा हो कि गर्म पानी अभ्यारण्य जिसको दिफू वाले स्थान में है, असम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश और असम के मध्य में, तो वो इस प्रकार से कुछ छत्तीसगढ़ में भी हैं। तो क्या होता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर लावा भरा हुआ है तो वो कुछ लावा जहां ऊंचाई पर है तो वहां का जो पानी है वो गर्म रहता है और उस गर्म पानी को ठंडे पानी में अगर मिलाया जाए तो भाप बन जाएगी। तो इसके माध्यम से पानी को भाप बनाकर, वाष्प बनाकर यानी स्टीम बनाकर बिजली का विकास करना ही कहलाता है भूतापीय बिजली विकास। और इसके लिए परियोजनाएं चलाई जाए, इस टेक्निक को विकसित किया जाए। भारत में यह बल्कि बहुत ही कम है। भारत के कुछ ही राज्य ऐसे जिन स्थानों पर इस प्रकार का जल पाया जाता है। तब इसको बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है और कहां इसकी शुरुआत की जाएगी तो इसका आंसर लगाएंगे हम लेह। मेरी बात को समझेंगे जरा। लेह अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा लद्दाख, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो दो बने हैं, एक तो बना है जम्मू कश्मीर और एक बना है लद्दाख। तो लद्दाख में है, लद्दाख का भी एक स्थान कौन सा है, लेह है। तो लेह नामक स्थान पर यह संस्थान स्थापित की जाएगी। कहां बताई मैंने आपको, मणिकरण परियोजना हिमाचल प्रदेश में। और दिफू दर्रा कहां है, असम। गर्म पानी अभ्यारण्य कहां स्थित है तो आंसर असम के अंदर, और असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों की सीमा पर आता है। आगे अगला प्रश्न मैंने लिखा है, देखेंगे जरा, पढ़ेंगे कि दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक यानी 2022 के लास्ट तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, आंसर हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लिखा है, ये लक्ष्य है कि हम 2022 दिसंबर तक सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अगले दो प्रश्न लिखे गए हैं कि भारत का पहला ग्रास संरक्षण क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है। भारत का पहला ग्रास संरक्षण क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है तो यह स्थापित किया गया है रानीखेत में। रानीखेत कहां पड़ता है, उत्तराखंड में। समझेंगे ग्रास संरक्षण क्षेत्र क्या है। ग्रास संरक्षण क्षेत्र मतलब कि इस स्थान पर जो घास की प्रजातियां हैं, चाहे घास हो, सुगंधित घास की प्रजातियां हो, सजावटी घास हो, चारे वाली घास हो या औषधीय घास हो, उस घास को संरक्षित रखने के लिए लगभग 80 प्रकार की प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। एक पहाड़ी पर तरह तरह की घास लगाई जाएगी ताकि उनको विलुप्ति से बचाया जा सके। तो भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित हो गया रानीखेत, उत्तराखंड। बहुत अच्छा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, दर्शनीय स्थल है, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग, पहली फिल्मों की शूटिंग वहां हुई है रानीखेत में। आप मुझे विचार करके बताइए जरा कि भारत में घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, याद आया आपको, झांसी में पिछले दिनों यूपीपी में पूछा हुआ प्रश्न है घास। और भी पूछता है कि जो जैसे बांस है वो किस कुल का पौधा है तो घास कुल का पौधा है। बांस किस कुल का पौधा है, घास कुल का पौधा है। कहाँ बताया, घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। किसको राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है तो कानपुर को। किसे राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, कानपुर को राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न और आपसे पूछता है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं तो आंसर लगा देंगे आप झांसी में। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, आंसर लगा देंगे आप झांसी के अंदर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पर आगे कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पुरस्कार प्रदान किया गया 24 अप्रैल 2021 को। जी हाँ, 24 अप्रैल 2021 को, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद हो कि 1993 ईस्वी को 11वीं और 12वीं अनुसूची को लागू किया गया था। तो ये पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार जो प्रदान किया गया, ये प्रदान किया गया शामली को। शामली, हाँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है शामली। और उत्तर प्रदेश का आपने पढ़ा हो कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो आंसर लगा देना होता है आपको शामली। पूर्वी जिला बलिया है,
सबसे पश्चिमी जिला बता दिया कौन सा है, शामली। पूर्वी जिला बलिया है, दक्षिणी सोनभद्र है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे उत्तरी जिला। अच्छा, और विचार करिएगा कि जो एनसीआर है, एनसीआर में शामिल होने वाला सबसे अंतिम जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आंसर आपने पढ़ रखा होगा, शामली जिला है। उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को किस संशोधन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और किस आधार पर दिया गया है? पहले तो आधार सुनिए, प्रशासनिक आधार पर। किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को जो दर्जा दिया जाता है या तो वो संस्कृति के आधार पर हो, या फिर केंद्रीय महत्व का हो, या फिर प्रशासनिक आधार पर हो, इन आधारों पर दिए जाते हैं। या वो छोटा हो इस आधार पर, या भारत के अलग दूर का हिस्सा हो इस आधार पर दिया जा सकता है किसी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। और किस संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? विचार करिए जरा। 69वां संशोधन वर्ष 1991 को, 69वां संशोधन वर्ष 1991 ईस्वी को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है कि भारत की आजादी से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व भारत के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी? अच्छा प्रश्न है, यूपी लेखपाल के लिए तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि तब कितना परसेंट थे और आज कितना परसेंट हो गए। तो सुनिए जरा, उस समय में थे 19% भाग पर, 19% भाग पर आजादी से पूर्व थी, जो वर्तमान में हो गई है 36% भाग पर। भारत के कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है? तो आंसर क्या है हमारा, 36% भाग पर। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किस माध्यम से की जाती है और कौन सी तरीके से की जाती है? भारत में सिंचाई का सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका है वह है सतही सिंचाई। जैसे हम क्यारी बनाते हैं, उसमें पानी छोड़ दिया, सतह के ऊपर पानी फैलता चला जाता है, भराई होती जाती है, सिंचाई होती जाती है, उसको कहते हैं सतही सिंचाई। सबसे ज्यादा भारत में सतही सिंचाई की जाती है। और किससे की जाती है? आज भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई का साधन जो हो गया है वो हो गया है उत्तर प्रदेश के। बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में नलकूप, सबसे ज्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो नलकूप में होती है। तालाबों द्वारा सिंचाई वाला राज्य तमिलनाडु, तालाबों द्वारा। अगला प्रश्न लिखा गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी? यूपी लेखपाल के लिए ये भी अच्छा एक प्रश्न है। ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई 1969 में। इसकी स्थापना हुई 1969 में, याद रख कर लेंगे इसको। ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना कब हुई? 1969 में इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले पॉइंट में लिखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार के बारे में आप अच्छे से जानते हैं और अब जो भी एग्जाम होने वाला है इस पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भले ही ये 2021 का है, लेकिन आने वाले एग्जामों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले इसका इतिहास मैंने दूसरी वीडियो में भी कवर कर लिया है, इसको समझेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपको याद हो कि राजीव गांधी वो व्यक्ति जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, जिनकी मृत्यु एक आतंकवादी हमले में, लट्टी नामक आतंकवादी हमले में जो श्रीलंका का था, हुई थी तमिलनाडु में पेरंबूर नामक के स्थान पर उनकी हो गई थी मृत्यु। हुई थी 21 मई 1991 को, और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके पश्चात 1991 मृत्यु हुई। 1992 ईस्वी से उनके नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत हुई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वो पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल जगत का पुरस्कार रहता, और उस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने थे ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले व्यक्ति, जिनको सबसे ज्यादा बार अभी भारत में ग्रेट इस्लाम का खिताब जीता है। कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे। 2 प्रश्न हो गए, एक वो और एक ये वाला। जिन्होंने बहुत आसान है उनको और क्या कहा जाता है, लाइटिंग किड के नाम से किसे जाना जाता है, बड़े बेहतरीन व्यक्ति हैं मेजर ध्यानचंद। अब उसके बाद जब ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी भारत ने 3रा पदक प्राप्त किया हॉकी के क्षेत्र में, और भारत में मेजर ध्यानचंद जी के समय में भारत ने 6 बार हॉकी में विश्व कप प्राप्त किया था। इनको और सम्मानित करने के लिए मेजर ध्यानचंद नाम उस पुरस्कार का रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है इसका नाम।
और ये जो जब मेजर ध्यानचंद रखा गया है 2021 में जब पहला प्रदान किया गया, तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये पुरस्कार कुल इस बार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया, तो 12 व्यक्तियों को। कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? 12 व्यक्तियों को। मैंने 12 के 12 व्यक्तियों के नाम नहीं लिखे, मैंने केवल 6 के नाम लिखे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इनमें से ही प्रश्नों को पूछेगा। तो एथलेटिक्स का पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट खेल लिखे हैं एथलेटिक्स, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, मुक्केबाजी और क्रिकेट, ये खेल है। एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा का इतिहास आप जानते, इतिहास नहीं, उनकी विशेषता आप जानते हैं। और नीरज चोपड़ा जी किस राज्य से आते हैं? हरियाणा से। कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया है रवि दहिया को। रवि दहिया जी भी कहां से आते हैं? हरियाणा से। हॉकी के क्षेत्र का मनप्रीत सिंह को दिया गया है। मनप्रीत सिंह कहां से आते हैं? पंजाब से आते हैं मनप्रीत सिंह। फुटबॉल के क्षेत्र का दिया गया है सुनील छेत्री जी को, और सुनील छेत्री जी आते हैं आंध्र प्रदेश से। मुक्केबाजी के क्षेत्र का लवलीना बोरगोहेन को दिया गया है, ये असम से आती हैं। और क्रिकेट के क्षेत्र का मिताली राज को, ये राजस्थान से आती है। एक बार और विचार करिएगा जरा, आपको इनमें ABCD में मिलान करने के लिए या तो पूछ सकता है या वन लाइनर प्रश्न पूछ सकता है। एक बार ध्यान से सुनेंगे। एथलेटिक इसलिए दोबारा बता रहे हैं कि आपको रिवीजन हो जाए, याद हो जाए आपको, ये तो लिखे हुए मिल जाएंगे कहीं भी। एथलेटिक्स के क्षेत्र का नीरज चोपड़ा को हरियाणा से आते हैं। कुश्ती के क्षेत्र का रवि दहिया को हरियाणा से आते हैं। मनप्रीत सिंह को, हॉकी के क्षेत्र का मनप्रीत सिंह पंजाब से आते हैं। फुटबॉल के क्षेत्र का सुनील छेत्री को आंध्र प्रदेश से आते हैं। मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन असम से। और क्रिकेटर के क्षेत्र का मिताली राज, राज को याद रख लेना कि राजस्थान से है। राज को याद रख लेना, राज से राजस्थान, मिताली राज राजस्थान से है। क्या पूछा है? एक प्रश्न मैंने इससे आपसे एक प्रश्न पूछ लिया है कि कौन सा वो व्यक्ति था जिस व्यक्ति को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत आसान सा नाम है। 1992 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने शतरंज के खेल में दिया जाने वाला ग्रेट स्लैम का खिताब जीता है। लाइटिंग किड के नाम से किन्हें जाना जाता है। और दूसरा, एक और हिंट्स आपको देते हैं। अगला हिंट्स है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आप मुझे बताइए, अब विचार करिए कि मेजर ध्यानचंद जो किस खेल के खिलाड़ी रहे? हॉकी के। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम गोल। मेजर ध्यानचंद की पुस्तक गोल। 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद जी, और इन्हीं के सम्मान में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आने वाले समय में 8 मार्च आने वाला है, और 8 मार्च को हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ये छोटे लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी तक का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है जो मैंने अभी बोला है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न हो गया है। आपको आगे कुछ पुस्तकें मैंने लिखी हैं। सबसे मैंने लिखा है द लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? ये वो पुस्तकें हैं जो कहीं ना कहीं आपने अवश्य पढ़ रखी है। मेरा उद्देश्य आपका रिवीजन कराना है। इस क्लास का वास्तव में आपका जो उद्देश्य है वो रिवीजन ही होना चाहिए। रिवीजन, और ये पुस्तकें आपने पढ़ रखी है। आपको अलाउद्दीन का जो चिराग उस परमपिता परमेश्वर ने आपको दिया है, उस चिराग को आप घिसिए, वो बताएगा आपको कि इन पुस्तकों के लेखक कौन है, क्योंकि ये वो पुस्तकें हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। अगर आपने पैट का पेपर दिया है तो आपने कहीं ना कहीं इन पुस्तकों को पढ़ा होगा। यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा इन पुस्तकों को। रेलवे का एग्जाम है, आप पढ़ करके आए होंगे, अब तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। समझिए, तो लाइफ ऑफ पाई मैं लिख दूंगा तो आज जल्दी चलो। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं येन मार्टिन। कड़ा तो नहीं है, दिख रहा है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं येन मार्टिन। अगला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। क्या लिखा? कार्ल मार्क्स। मार्कर नहीं चल रहा, सही दूसरा लिखते। कार्ल मार्क्स इस पुस्तक के लेखक हैं। कार्ल मार्क्स। बोर्ड थोड़ा अभी भी सही नहीं चल रहा भाई। कार्ल मार्क्स ने लिखी है यह पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक हैं लुईस फिशर। इनका आपने एक सवाल सुन रखा हो लुईस फिशर का कि कौन से
वो व्यक्ति थे जो व्यक्ति गांधी जी के साथ एक सप्ताह रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो आंसर लुईस फिशर। और वेब मिलर कौन थे? वेब मिलर वो व्यक्ति थे, पूछेगा एग्जामिनर कि कौन सा पत्रकार गांधी जी की दांडी यात्रा के समय में उनके साथ था? तो वेब मिलर। पूछता है कि गांधी की दांडी यात्रा के समय में एकमात्र अंग्रेज कौन थे? तो आंसर आता है वेब मिलर। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक। वेल्थ ऑफ नेशन बड़ी बेहतर पुस्तक है क्योंकि लेखक भी अच्छे हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने लिखा है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लूटो। रिपब्लिक या द रिपब्लिक डे पुस्तक के लेखक है प्लूटो। अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। अनटू दिस लास्ट लिखा है ना, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन। इसका एक प्रश्न सुनिएगा कैसे पूछता है। इसका प्रश्न पूछता है कि गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू दी लास्ट के लेखक कौन है? तो आंसर आता है जॉन रस्किन। एक बार और सुनिए, प्रश्न सुनिए। गांधी को प्रभावित करने वाले पुस्तक अनटू दी लास्ट के लेखक कौन है? आंसर आएगा जॉन रस्किन। नेक्स्ट, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो। याद रखना है, द मदर नहीं लिखा। अगर लिख देते ना द मदर तब आंसर हो जाता चेंज। द मदर होता तो आंसर हो जाता मैक्सिम गोर्की। लेकिन क्या पूछा गया है? मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। मदर इंडिया के लेखक हैं कैथरीन मेयो। इसको ऊपर को लिखे, कैथरीन मेयो। अगली कौन सी पुस्तक है? द इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपने प्रश्न सुन रखा होगा कि भारत के कौन से वो राष्ट्रपति थे जो एक दार्शनिक भी थे? तो आंसर आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आगे लिखा गया है एक पुस्तक और लास्ट बच रही है, दिख रही होगी, हैमलेट दिख रही है। हैमलेट पुस्तक के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। सीधा लिख देते हैं विलियम शेक्सपियर। इस पुस्तक के लेखक है शेक्सपियर। एक बार आप जल्दी जल्दी मोटी मोटी नजर मारेंगे इन पुस्तकों पर। मैं रेफर करता हूं, फिर आपसे पूछते हैं जल्दी से। किसी कट तो नहीं रही है? चलो कोई नहीं, विलियम शेक्सपियर लिखा हुआ है। पूरा सिस्टम ना बिगड़ जाए कहीं, इसको दिखाने के चक्कर। छोड़िएगा, रफ कर दें। एक बार रिवीजन करते हैं। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक येन मार्टिन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। गांधी एंड स्टालिन लुईस फिशर की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक है। रिपब्लिक प्लूटो की पुस्तक है। अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन ने लिखी है। मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो ने लिखी है। इंडियन फिलोसफी पुस्तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी है। और हैमलेट पुस्तक विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। बताइए जरा, विचार करिए। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक येन मार्टिन, इसके लेखक हैं येन मार्टिन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। गांधी एंड स्टालिन, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसने लिखी है? लुईस फिशर ने। स्टालिन कौन थे? स्टालिन के इतिहास को सुनिएगा। जोसेफ स्टालिन भारत में पंचवर्षीय योजना यानी आर्थिक नियोजन का जनक पीटी नेहरू को कहते हैं। और भारत ने आर्थिक नियोजन को रूस से अपनाया है। रूस पूरी दुनिया में सबसे पहले आर्थिक नियोजन की शुरुआत करने वाला देश था। और रूस में आर्थिक नियोजन की शुरुआत जोसेफ स्टालिन ने की थी, याद आ गया होगा। वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। और रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लूटो। अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो ने लिखी है। दूसरी बताई मैंने आपको द मदर पुस्तक, द मदर मैक्सिम गोर्की ने लिखी है। इंडियन फिलोसफी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक दार्शनिक भी थे। और हैमलेट पुस्तक के लेखक विलियम शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन जो व्यक्ति थे उन्हें कालिदास को कहा जाता है। उनकी पुस्तकें थी अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, बृहस्पतिकम, और भी होंगी। बृहस्पतिकम नहीं थी, ये तो शुद्रक की थी। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, और याद नहीं आएंगे अभी, आगे बढ़ते हैं, होगी सारी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कालिदास की ऋतु संहारम एक पुस्तक आती है। ऋतु संहारम कालिदास की 4 पुस्तकें हो गई हैं।
आगे पढ़ते हैं जरा, अगला पेज देखते हैं। अगला मैंने शॉर्ट में प्रश्न लिखा है कि प्राचीन नगर था तक्षशिला। हाँ, तक्षशिला वही जो मौर्य काल में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। आपको बताना है कि प्राचीन नगर जो तक्षशिला था, जहां विश्वविद्यालय था, वो नगर किन दो नदियों के बीच अवस्थित था? वो नगर किन दो नदियों के बीच अवस्थित था? विचार करिए, आंसर ही मैं बता दूं, सिंधु व झेलम। सिंधु और झेलम नदियों के बीच से एक तो ये वाला प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा जरा, उसको आप देख लेंगे। इसको, ये तो हो गया, छोड़िए इसको। एक प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न और एग्जामिनर पूछता है, एक प्रश्न और एग्जामिनर पूछता है हिमालय का, वो पूछता है, उसको मैंने विस्तार से भी पढ़ाएंगे उसको। ये मैंने बना दिया हिमालय पर्वत, दिख रहा है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत इस प्रकार से है, हिमालय पर्वत। हिमालय को इस प्रकार से 3 भाग बांटा गया है, और अगर देखिए इस प्रकार से तो 4 भागों में बांटा गया, वैसे भी सॉरी 4 भागों में बांटा गया, ऐसे भी 4 भागों में बांटा गया। यहां सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। 4 भाग पहले मैं लिख दूं कि कौन कौन से, देखिएगा। सबसे पहले तो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, देखा, पंजाब हिमालय को ही कहते हैं कश्मीर हिमालय भी। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। उसके नीचे आता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और उससे नीचे आता है असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। अब समझिएगा, आपसे प्रश्न के एग्जामिनर पूछेगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? ये जो है ना, ये हिमालय था, बीच बीच में नदियां काट गई इनको, हिमालय को। तो सिंधु और पंजाब के बीच में जो नदी है वो है सतलज नदी। मार्कर चेंज कर लें, सतलज नदी है, सतलज नदी। किन किन के बीच में? पंजाब हिमालय किसके बीच में? सिंधु और सतलज के बीच। कुमायूं हिमालय है सतलज और कौन सी आएगी? काली नदी, सतलज और काली नदी। काली नदी को जिसको सरयू नदी कहते हैं, सरयू बोलेगा, सरयू लगाइएगा आंसर। नेपाल हिमालय आता है काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी, वही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसके नीचे आता है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब एकदम आपसे कुछ भी पूछ ले कि काली और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? कुमायूं हिमालय। और पूछता है कि कौन सा हिमालय सबसे बड़ा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय पूछेगा, नेपाल हिमालय। इस प्रकार से इनको बांटा गया है। एक नदी वाला प्रश्न था, तक्षशिला वाला, वो किन नदियों के बीच अवस्थित था? तो आंसर बताया मैंने आपको, सिंधु और सतलज के बीच में। और ये हिमालय हो गए, एक हिमालय, 1 2 3 और जी 4। ये हिमालय 4 पार्टों में इसको बांट दिया। आगे पढ़ते हैं जरा अगले पेज को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें।